नमस्कार। कल रात की बात है जब दुनिया नए साल की तैयारियों में लगी थी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक जबरदस्त हमला हुआ। मिसाइलों और ड्रोन्स की आवाज से पूरा शहर दहल गया। और ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि हाल के महीनों का सबसे बड़ा और सबसे प्लान्ड हवाई हमला था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि रूस ने आखिर ठीक इसी वक्त इतना बड़ा हमला किया क्यों? देखिए, इस हमले के पीछे सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा डिप्लोमैटिक मैसेज भी छिपा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस एनालिसिस के आखिर तक आपको पूरी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्यों हुआ ये हमला, दुनिया की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, और हाँ, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कीव पर हुए इस ताज़ा हमले को, फिर कुछ विजुअल से कॉन्फ्लिक्ट जोन को समझेंगे। इसके बाद रूस की टाइमिंग के पीछे की स्ट्रैटेजी, ग्लोबल इम्पैक्ट और भारत का इस पर क्या रुख है, और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 27 दिसंबर की रात और सुबह हुआ क्या था। एक बात तो साफ है, ये कोई मामूली हमला नहीं था। ये एक बहुत बड़ा, वेल कोऑर्डिनेटेड और विनाशकारी हवाई हमला था। तो हुआ ये कि आधी रात के करीब रूस ने अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला बोल दिया। इसमें ईरान में बने शाहिद ड्रोन्स तो थे ही, साथ में कई खतरनाक मिसाइलें भी थीं, जैसे किंजाल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब आवाज से भी कई गुना तेज। फिर थी इस्कंदर, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और कैलिबर, जो एक क्रूज मिसाइल है और रडार से बचने के लिए जमीन के करीब उड़ती है। सुबह होते होते कीव में एक के बाद एक कई धमाके हुए। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने जवाबी कार्रवाई तो की, लेकिन जब मिसाइलों को हवा में ही तोड़ा गया तो उनका मलबा पूरे शहर पर गिरा, जिससे नुकसान और भी बढ़ गया। और ऐसे हमलों का जो ह्यूमन कॉस्ट होता है वो बहुत दुखद है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि शहर में कम से कम 22 आम नागरिक घायल हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध की असली कीमत हमेशा आम लोग ही चुकाते हैं। ये हमला सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक ही सीमित नहीं था। रिहायशी इमारतों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और वेयरहाउसेस, इन सबको निशाना बनाया गया। नतीजा, राजधानी के करीब 1/3 हिस्से की बिजली और हीटिंग सप्लाई बंद हो गई। सोचिए, कड़ाके की ठंड में लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ गई होंगी। ओके, तो अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ विजुअल्स की मदद से इस पूरे इलाके का एनालिसिस करते हैं। जो विजुअल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यूक्रेन का मैप है। देखिए, यहां पर है राजधानी कीव, जो हमले का मेन सेंटर था। और अगर हम पूर्व की तरफ देखें तो यह है डोनबास रीजन। इसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क आते हैं। रूस का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल इसी डोनबास रीजन पर पूरा कंट्रोल करना है, और यही इस युद्ध की एक बड़ी वजह भी है। अब ये जो दूसरा विजुअल है, ये रूस की वॉर स्ट्रैटेजी को समझाता है। जैसा मैंने पहले बताया, रूस ने एक साथ ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स सब दागी। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं एयर डिफेंस सैचुरेशन। मतलब क्या? मतलब एक साथ इतने सारे हमले करो कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, ओवरलोड हो जाए, और वो सबको एक साथ रोक ही ना पाए। इससे यह भी पता चलता है कि रूस वेस्टर्न कंट्रीज से मिले एयर डिफेंस सिस्टम्स को मात देने के लिए लगातार अपनी टैक्टिक्स बदल रहा है। और ये तीसरा विजुअल ये दिखाता है कि ईस्टर्न यूरोप में जियोपॉलिटिकल टेंशन कितना ज्यादा है। देखिए, यूक्रेन का बॉर्डर पोलैंड जैसे नेटो मेंबर कंट्रीज से लगता है। इस हमले के दौरान पोलैंड को अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखना पड़ा। डर बस इसी बात का था कि कहीं कोई रूसी मिसाइल गलती से भी नेटो के इलाके में आकर ना गिर जाए। अगर ऐसा होता तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर रूस ने हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना? इसका जवाब हमें बैटलफील्ड से ज्यादा डिप्लोमेसी की चेसबोर्ड पर मिलता है। इस हमले की टाइमिंग ही सब कुछ बयां कर रही है। देखिए, ये हमला हुआ है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली एक बहुत जरूरी पीस टॉक से ठीक पहले। तो रूस का मकसद एकदम साफ है, बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले यूक्रेन की पोजीशन को कमजोर करना। ये अमेरिका और वेस्ट को भी एक सीधा सीधा मैसेज है कि रूस जब चाहे इस वॉर को एस्केलेट कर सकता है, और साथ ही ये यूक्रेन की लीडरशिप और वहां के लोगों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की भी कोशिश है। और यूक्रेन पर डिप्लोमैटिक प्रेशर कितना है, ये इस बात से साफ हो जाता है। मीटिंग से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा, ज़ेलेंस्की डजंट हैव एनीथिंग अंटिल आई अप्रूव इट। मतलब
ज़ेलेंस्की के पास तब तक कुछ नहीं है जब तक मैं मंजूरी न दे दूं। ये बयान दिखाता है कि यूक्रेन एक तरफ से रूस के मिलिट्री प्रेशर और दूसरी तरफ से वेस्टर्न एलाइज की शर्तों के बीच कैसे फंसा हुआ है, और जाहिर है रूस इसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। अच्छा, तो इस हमले का असर सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं है, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं और इसका असर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों पर पड़ रहा है। अगर बात करें अमेरिका की, तो इस हमले ने पीस एफर्ट्स को और मुश्किल बना दिया है और यूक्रेन को मिलिट्री एड देने की बहस को और तेज कर दिया है। यूरोप और नेटो की बात करें तो उनमें इस कॉन्फ्लिक्ट के फैलने का डर बढ़ गया है और यूक्रेन का रोल एक बफर स्टेट के तौर पर और मजबूत हो गया है, मतलब दो बड़ी ताकतों के बीच का एक देश। और ग्लोबली देखा जाए तो ये घटना एक बात साफ करती है कि सिर्फ डिप्लोमेसी तब तक काम नहीं करती जब तक उसके पीछे एक मजबूत मिलिट्री डिटरेंस ना हो। तो आप देख सकते हैं इस वॉर का इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल है। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही एनर्जी और फूड सिक्योरिटी पर भी असर डाल रहा है, डिप्लोमैटिक एफर्ट्स में रुकावट पैदा कर रहा है और एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी जन्म दे रहा है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया का स्टैंड क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया ने इस पूरे मामले में एक बहुत ही बैलेंस्ड और कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाई है। न कि भारत की फॉरेन पॉलिसी चलती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल पर। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडिया किसी एक पावर ब्लॉक से बंद कर नहीं, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर इंडिपेंडेंट फैसले लेता है। और इसी वजह से भारत ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में किसी का पक्ष लेने से परहेज किया है। भारत लगातार डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ रूस के साथ हमारे हिस्टोरिक डिफेंस टाइज हैं, तो दूसरी तरफ वेस्ट के साथ भी हमारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और अब वो सेक्शन जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि इस इवेंट से आपके एग्जाम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस, रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच जो डायनामिक्स बदल रहे हैं उसे समझिए। दूसरा, की ऑर्गेनाइजेशंस, नाटो और यूएन का रोल क्या है और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसका एनालिसिस करें। तीसरा, जियोपॉलिटिक्स, ब्लैक सी और डॉनबास रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये जरूर पढ़ें। चौथा, इकोनॉमी, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और फूड सप्लाई चेन्स पर इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसे नोट करें। और आखिर में डिफेंस टेक, किंजल और इस्कंदर जैसी मिसाइल्स के टाइप्स और ड्रोन वॉरफेयर की नई टेक्निक्स पर भी ध्यान दें। तो चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को कुछ की पॉइंट्स में समराइज कर लेते हैं ताकि मेन टेकअवेज अच्छे से याद रहें। पहला पॉइंट, कीव पर ये जो हमला हुआ ये एक बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन था जिसकी टाइमिंग डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए थी। दूसरा, इसका मेन टारगेट ज़ेलेंस्की ट्रम्प पीस टॉक से पहले यूक्रेन की बार्गेनिंग पावर को कमजोर करना था। तीसरा, ये हमला रशिया की स्ट्रैटेजी को दिखाता है कि वो अपने डिप्लोमैटिक गोल्स को हासिल करने के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करता है। और चौथा पॉइंट, इस घटना का ग्लोबल सिक्योरिटी, एनर्जी मार्केट्स और इंटरनेशनल लॉ पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ेगा। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करें। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नौकरी न्यूज़ नेटवर्क एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए आपका सबसे भरोसेमंद सोर्स। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।